आज हम चर्चा करेंगे ऊष्मागतिक गुण तथा यथातथ व अयथातथ अवकलन के बारे में। जैसा कि पहले अपन चर्चा कर चुके थे कि ऊष्मागतिक गुण तंत्र के जो ऊष्मागतिक गुण होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक मात्रात्मक या मात्रा आश्रित या विस्तीर्ण गुण एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरे हैं मात्रा अनाश्रित या मात्रा स्वतंत्र या गहन या विशिष्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये तंत्र के दो प्रकार के ऊष्मागतिक गुण होते हैं, मात्रात्मक जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, और ये मात्रा स्वतंत्र गुण जो होते हैं वो मात्रा पर निर्भर नहीं करते। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो ऊष्मागतिक गुण हैं इनके यथातथ या अयथातथ अवकलन का क्या मतलब है। माना कि Z किसी तंत्र का एक मात्रात्मक गुण है। मात्रात्मक गुण का मतलब जो मात्रा पर निर्भर करते हैं, जैसे द्रव्यमान है, आयतन है, ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ऊष्माधारिता है, ये सब के सब मात्रात्मक गुणों में आते हैं। और मान लीजिए Z इनमें से कोई एक मात्रात्मक गुण है, और ये मात्रात्मक गुण एक अवस्था फलन भी है। अवस्था फलन हम उन फलनों को, उन चरों को कहते हैं जो केवल तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, परक्रम के पथ पर नहीं। अवस्था फलन जो है वो होते हैं ये P, T, U, S, H, A, G। प्रेशर है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है, गिब्स एनर्जी है, ये सब के सब अवस्था फलन होते हैं। और मान लीजिए कि Z किसी तंत्र का कोई एक मात्रात्मक गुण है जो कि अवस्था फलन है, और ये गुण मान लीजिए Z जो है वो किन्हीं तीन चरों Z इज़ फंक्शन ऑफ x, y, z। माना कि Z तंत्र का एक मात्रात्मक ऊष्मागतिक गुण है जो कि अवस्था फलन है, और ये तीन चरों x, y और z पर निर्भर करता है। यानी Z जो है वो x, y और z का इनके ऊपर निर्भर करता है। ये इनका एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, एक मानी फलन है। तो अब यदि हम x, y और z इन चरों में कोई परिवर्तन करेंगे तो Z के मान में भी परिवर्तन होगा। और मान लीजिए कि परिवर्तन अपन ने एक बड़ा परिवर्तन किया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इन तीनों चरों में मैंने परिमित परिवर्तन किया, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक चले गए, तो Z के मान में जो परिवर्तन होगा उसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा Z, दैट इज फंक्शन वैल्यूज ऑफ फंक्शन इन स्टेट B माइनस वैल्यूज ऑफ फंक्शन इन स्टेट A। इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मीन्स दैट इज ZB माइनस ZA, दैट इज इक्वल टू x इन पोजीशन B, y इन पोजीशन B, z इन पोजीशन B माइनस x इन पोजीशन A, y इन पोजीशन B, z इन पोजीशन A, z इन पोजीशन A। तो यहाँ ये जो डेल्टा Z है ये Z के मान में हुआ कुल परिवर्तन है, और ZB ये अंतिम अवस्था का फलन है, और ZA प्रारंभिक अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था में जो चरों के मान थे वो ये है, अंतिम अवस्था में ये है। अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था में इन चरों का जो अंतर होगा वो Z में हुए कुल परिवर्तन को दर्शाता है। अब यदि इन x, y और z में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन किया जाए तो Z में भी अनंत सूक्ष्म परिवर्तन होगा और
इसके लिए मैं लिख सकता हूँ कि डी जेड जो होगा वो डेल जेड, ये एक्स वाई जेड तीन का चर था, डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई एंड जेड डॉट डी एक्स प्लस डेल जेड यानी जेड में परिवर्तन विद रेस्पेक्ट टू वाई एट कांस्टेंट एक्स एंड जेड डॉट डी वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल जेड ये चर है और ये ऊष्मागतिक गुण है एट कांस्टेंट एक्स एंड वाई डॉट डी जेड। यहाँ डी जेड जो मात्रात्मक ऊष्मागतिक गुण था उसमें अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाता है। ये डी जेड जेड में जो अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हुआ उसको दर्शाता है। और ये पद इसकी अपन चर्चा करें तो ये दर्शाता है रेट ऑफ चेंज इन जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के साथ जेड में परिवर्तन की दर को दर्शाता है जब y और z को अपन ने स्थिर रखा है। यानी यहाँ y और z दोनों चर स्थिर है और x में परिवर्तन के साथ z में कितना परिवर्तन हुआ, तो ये जो राशि है ये दर्शाएगी y और z को स्थिर रखते हुए x के साथ z में परिवर्तन की दर, मीन्स रेट ऑफ चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू x। और मान लीजिए x में परिवर्तन, जो चर x था उसमें परिवर्तन dx किया है, तो x में dx परिवर्तन होने के कारण z में कितना परिवर्तन है, ये पूरा पहला पद, इस पहले पद का ये इतना भाग है, ये तो रेट ऑफ चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y एंड z को दर्शाता है। लेकिन मैंने x में परिवर्तन किया था dx, तो x में dx परिवर्तन होने के कारण z में कितना परिवर्तन हुआ वो ये पद दर्शाता है। ऐसा ही आज से इस दूसरे पद के लिए लें तो दूसरे पद की ये जो पहली राशि है वो दर्शाती है कि हमने x और z चरों को स्थिर रखा है और x और z को स्थिर रखते हुए y में परिवर्तन के साथ z में परिवर्तन की दर, यानी ये z में परिवर्तन की दर को दर्शाता है रेट ऑफ चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x एंड z। और यदि हमने चर y में कुल परिवर्तन dy किया है तो y में dy परिवर्तन करने के कारण z में हुए कुल परिवर्तन को ये दूसरा पद दर्शाता है। ऐसा ही अर्थ इस तीसरे पद के लिए है कि मैंने दोनों चरों x और y को स्थिर रखा, z में परिवर्तन किया और z में परिवर्तन के साथ इस जो अपना ऊष्मागतिक गुण जिसको मैंने कैपिटल Z से दर्शाया था उसमें कितना परिवर्तन, मीन्स दिस सो द रेट ऑफ चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू दिस z। ये इस ऊष्मागतिक गुण z में चर z में परिवर्तन करने पर कितना परिवर्तन है, परिवर्तन को दर को दर्शाता है। और मान लीजिए मैंने चर z में परिवर्तन dz किया है, z में मैंने परिवर्तन dz किया है, तो ये z में dz परिवर्तन करने के कारण z में कुल कितना परिवर्तन हुआ उसको दर्शाता है। और इन तीनों पदों का जो योग होगा वो इस dz के बराबर, यानी ऊष्मागतिक गुण z में कुल कितना परिवर्तन हुआ है जब मैंने चर x में dx परिवर्तन किया, चर y में dy परिवर्तन किया और चर z में dz परिवर्तन किया, तो इन तीनों का योग जो होगा वो इस dz के बराबर होगा। और ये dz जो है मात्रात्मक ऊष्मागतिक गुण, जिसको अपन ने z कोई सिंबल दिया था कि कोई मात्रात्मक ऊष्मागतिक गुण है जो कि अवस्था फलन है, उसमें हुए परिवर्तन को दर्शाता है, ये अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है। तो यहाँ इस dz को हम यथातथ अवकल कहते हैं, दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यथातथ अवकल है। यहाँ dz को अपन यथातथ अवकल कहेंगे और ये जो समीकरण है पूरा ये एक यथातथ अवकल समीकरण कहलाएगा। दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक यथातथ अवकल समीकरण कहलाएगा। और जो यथातथ अवकल होते हैं ये यथातथ अवकल केवल अवस्था फलनों के ही किए जा सकते हैं। जो अवस्था फलन होते हैं यानी ऐसे ऊष्मागतिक फलन जो तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करते हैं, परक्रम के पथ पर निर्भर नहीं करते, उनको अवस्था फलन कहा जाता है। तो ये एक अवस्था फलन
और अवस्था फलन का ही हम यथातथ अवकल कर सकते हैं। यथातथ अवकल की एक विशेषता ये होती है कि उसको निश्चित सीमाओं, उपयुक्त सीमाओं के मध्य समाकलित किया जा सकता है, और यदि मात्रात्मक गुण z एक अवस्था फलन है तो उसका यथातथ अवकल dz होगा, और यथातथ अवकल का निश्चित सीमाओं के मध्य समाकलन किया जा सकता है, और यदि इसका चक्रीय समाकलन किया जाए, साइक्लिक इंटीग्रेशन, तो उसका मान 0 होता है। यानी यथातथ अवकल का यह गुण होता है कि उसका चक्रीय समाकलन, साइक्लिक इंटीग्रेशन हमेशा 0 होता है। यानी चक्रीय प्रक्रमों में तंत्र वापस मूल अवस्था में लौट आता है, तो उसके गुण विशेष में जो परिवर्तन होता है वो 0 होता है। ये अपन ने समझा, और कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि जो अवस्था फलन होते हैं उनके ही यथातथ अवकल होते हैं, उनका यथातथ अवकलन किया जा सकता है, और यथातथ अवकलन जो यथातथ अवकल होता है उसका चक्रीय समाकलन सदैव 0 होता है। तब अपन एक निश्चित संगठन के गैसीय तंत्र पर विचार करते हैं, और मान लीजिए कि कोई गैस है, उसकी आंतरिक ऊर्जा E है या उसकी एंथैल्पी H है, तो हम जानते हैं कि E और H ये दोनों अवस्था फलन है, और ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन तीनों पर निर्भर करते हैं, यानी ये चर है इनके। तो मान लीजिए कि मैं किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा पर विचार करता हूँ, और जो आंतरिक ऊर्जा है वो फलन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, यानी किसी गैसीय तंत्र की आंतरिक ऊर्जा मान लीजिए ताप और आयतन पर निर्भर करती है, उसका फलन है। तो यदि मैं इसका यथातथ अवकल समीकरण लिखूँ, यथातथ अवकलन करूँ, तो मैं लिख पाऊँगा कि dE इज इक्वल टू del E बाई del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम डॉट dt प्लस del E, यहाँ हमने ये दो चर थे, ताप के साथ परिवर्तन देखा, आयतन को स्थिर रखा था। अब की बार आयतन के साथ परिवर्तन देखते हैं, ताप को स्थिर रख देते हैं dV, और मैं कहूँगा कि ये एक यथातथ अवकल समीकरण है, और dE को अपन यथातथ अवकल कहेंगे। दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड दिस इक्वेशन इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये तो एक यथातथ अवकल है और एक यथातथ अवकल समीकरण है। अब इसमें ये जो D है जिसको अपन यथातथ अवकल कह रहे हैं, वो गैसीय तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में हुए अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाता है, उसको व्यक्त करता है, और ये कुल कितना परिवर्तन हुआ है ये इन दोनों पदों के योग के बराबर है। यदि हम पहले पद की चर्चा करें तो इसमें ये जो पहले पद की ये पहली राशि है जो मैंने नोट से पहले लिखी है, वो दर्शाती है कि स्थिर आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर, यानी हमने आयतन को स्थिर रखा, ताप में परिवर्तन किया, और ताप में परिवर्तन करने के कारण आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, और ये मैंने जो लिखा है इसको ऐसे कहते हैं कि स्थिर आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर, यानी मैंने ताप में कितना परिवर्तन किया, उस ताप का जो परिवर्तन किया उसका इसमें भाग दे दूंगा तो ये दर आ जाएगी, यानी प्रति इकाई के लिए हो जाएगी। ये तो स्थिर आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की दर है, और मैंने मान लीजिए ताप में परिवर्तन dt किया, यानी पहले टेम्परेचर T था और अब मैंने बढ़ा करके T प्लस dt कर दिया, तो ताप में ये प्रारंभिक अवस्था का ताप, ये अंतिम अवस्था का ताप, इन दोनों में अंतर dt है। तो यदि मैं ताप में dt परिवर्तन करूँगा तो ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो पूरा इस पहले पद से व्यक्त होगा, यानी जो पहला पद है वो ये दर्शाता है, यह तो परिवर्तन की दर थी, स्थिर आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर का मतलब होता है प्रति इकाई चीज़ के लिए, ये प्रति इकाई ताप के लिए इतना है, मैंने ताप में परिवर्तन dt कर दिया, इससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ताप में dt परिवर्तन करने के कारण आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ कितना परिवर्तन हुआ वो ये पहला पद दर्शाएगा। और ठीक ऐसा ही अर्थ इस दूसरे पद के लिए है कि यहाँ मैंने दूसरे पद की जो पहली राशि है वो ये दर्शाती है कि स्थिर ताप पर
आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दर, यानी मैंने ताप को स्थिर रखा और आयतन में परिवर्तन किया, आयतन में परिवर्तन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या है, यानी प्रति इकाई आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है, ये दर है। और मान लीजिए मैंने आयतन में परिवर्तन dV किया, यानी प्रारंभिक अवस्था में आयतन V था और अब मैंने V प्लस dV कर दिया, यानी आयतन में परिवर्तन dV है। तो आयतन में परिवर्तन dV करने के कारण आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है उसको ये दूसरा पद दर्शाएगा। और इन दोनों पदों का जो योग है वो आंतरिक ऊर्जा में हुए, ये अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, लेकिन आंतरिक ऊर्जा में कुल कितना अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हुआ वो इन दोनों पदों का योग है। और चूँकि E एक अवस्था फलन है और अवस्था फलन होने के कारण D एक यथातथ अवकल है, और अवस्था फलन जो होता है वो परिक्रम के पथ पर निर्भर नहीं करता। हमने पहले ऐसा किया है कि आयतन को स्थिर रखा है और ताप के साथ परिवर्तन देखा, और इस दूसरे पद में ताप को स्थिर रखा है और आयतन के साथ परिवर्तन देखा। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो अवस्था फलन होते हैं वो परिक्रम के पथ पर निर्भर नहीं करते। यदि अपन पहले ताप को स्थिर रख करके यहाँ पहले अपना आयतन को स्थिर रखा, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, पहले ताप को स्थिर रखूँ और आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है जब मैं आयतन में परिवर्तन dV करता हूँ इसको ज्ञात कर लूँ। और अब इसको मैं दूसरे भाग में कर लेता हूँ, पहले ये कर लिया और अब मैं ऐसा कर देता हूँ कि आयतन को स्थिर रखते हुए ताप में dt परिवर्तन करता हूँ तो आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। यदि मैं दोनों ही तरीके से करूँगा, इसमें मैंने पहले आयतन को स्थिर रखा फिर ताप को स्थिर रखा, यदि मैं पहले ताप को स्थिर रख दूँ और बाद में आयतन को स्थिर करके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करूँ तो वो राशि समान आएगी, क्योंकि E एक अवस्था फलन है। अवस्था फलन जो होता है वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि परिक्रम का पथ क्या था, यानी मैं पहले आयतन को परिवर्तित करता हूँ या ताप को परिवर्तित करता हूँ, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक अवकल जो अपन ने किया, ये एक यथातथ अवकल समीकरण है और डी को मैं यथातथ अवकल कहूँगा। ऐसे ही मान लीजिए कि मैं आंतरिक ऊर्जा को दाब और आयतन का फलन मान लेता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यदि E और यदि क्या वास्तव में E जो है एक अवस्था फलन है, ये एक अवस्था फलन है, तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल यानी यथातथ अवकल D मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डेल E बाई डेल P एट कांस्टेंट वॉल्यूम डॉट dP प्लस डेल E बाई डेल V एट कांस्टेंट प्रेशर डॉट dV। यह भी एक यथातथ अवकल समीकरण है और DE एक यथातथ अवकल होगा, यानी जितने भी अवस्था फलन होते हैं उनके यथातथ अवकल किए जा सकते हैं। और इसका अर्थ भी यही है कि ये मैंने दो पदों में संपन्न किया, ये पहला और दूसरा, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले मैं आयतन को स्थिर रखूँ या दाब को। इस प्रोसेस में मैंने आयतन को स्थिर रखा, दाब के साथ परिवर्तन देखा, दूसरे में मैंने दाब को स्थिर रखा, आयतन। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं डेल E बाई डेल V एट कांस्टेंट प्रेशर डॉट dV प्लस डेल E बाई डेल P एट कांस्टेंट वॉल्यूम डॉट dP, चाहे मैं ये समीकरण लिखूं चाहे मैं ये समीकरण लिखूं, मैं पहले आयतन को स्थिर करके फिर दाब को स्थिर रखता हूँ, या मैं दूसरे तरीके से करूँ कि पहले दाब को स्थिर रखा फिर आयतन को। दोनों ही प्रक्रियाओं में DE का मान समान होगा, क्योंकि E एक अवस्था फलन है। अवस्था फलन केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, परिक्रम के पथ पर निर्भर नहीं करता। और यहाँ भी अपन इसकी बात करें तो इसका ये जो पहले पद की ये राशि है वो दर्शाती है कि स्थिर आयतन पर दाब के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर, दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू P। और मान लीजिए दाब में मैंने परिवर्तन dP किया, तो दाब में dP परिवर्तन करने के कारण आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है वो ये पहला पद दर्शाएगा। और ये दूसरा पद दर्शाता है कि मैंने दाब को स्थिर रखा, और दूसरे पद की ये जो पहली वाली राशि है वो दर्शाती है स्थिर दाब पर आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर, ये रेट है। और मान लीजिए मैंने आयतन में परिवर्तन dV किया, तो आयतन में परिवर्तन dV करने के कारण आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है वो ये दूसरा पद दर्शाएगा। और इन दोनों पदों का जो योग है वो आंतरिक ऊर्जा में
हुए कुल परिवर्तनों को दर्शाएगा, जो कि एक अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है। ये अपन ने समझा। ऐसे ही अपन ने इसको टेम्परेचर और वॉल्यूम का ले लिया, प्रेशर और वॉल्यूम का ले लिया, और मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन मानूं तो भी ऐसा कैसा अपन अवकल समीकरण लिख सकते हैं। निष्कर्ष ये हुआ कि जो अवस्था फलन होते हैं उनका यथातथ अवकल किया जा सकता है, और यथातथ अवकल का चक्रीय समाकलन हमेशा शून्य होता है। यदि हम W दैट इज़ वर्क एंड Q दैट इज़ हीट, इनके ऊपर विचार करें तो हम जानते हैं कि अवस्था फलन नहीं है, ये परिक्रम के पथ पर निर्भर करते हैं। परिक्रम के पथ पर निर्भर करने के कारण इनका यथातथ अवकलन नहीं किया जा सकता। तो इनका जो अवकलन करेंगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डेल्टा W, और इसके लिए मैं लिख सकता हूँ डेल्टा Q। यथातथ अवकल को अपन स्मॉल d, ये d के साथ जैसे मैंने लिख दिया DE, तो ये एक यथातथ अवकल है। ऐसे DH ये एक यथातथ अवकल है, लेकिन अयथातथ के लिए अपन इस डेल्टा का उपयोग करते हैं, और मैं लिख पाऊँगा कि जो डेल्टा W है ए यथातथ अवकल है, और अयथातथ अवकल का चक्रीय समाकलन शून्य नहीं होता। ऐसे ही डेल Q भी एक अयथातथ अवकल है, अयथातथ अवकल का चक्रीय समाकलन शून्य के बराबर नहीं होता। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस डेल्टा W इज़ नॉट इक्वल टू W2 माइनस W1 and is not equal to W2 minus W1 and this is not equal to 0। ऐसे ही इसके लिए भी अपन सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डेल Q that is not equal to Q2 minus Q1 that is not equal to 0। लेकिन हम ये जानते हैं कि डेल Q माइनस डेल W that is equal to DE। DE एक यथातथ अवकल है, इसलिए इसके लिए मैं लिख सकता हूँ कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ DE इक्वल्स 0। मीन्स साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ दिस डेल्टा W इज़ नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा Q साइक्लिक इंटीग्रेशन डेल्टा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ DE इक्वल्स 0, क्योंकि E एक अवस्था फलन है। अवस्था फलन होने के कारण DE एक यथातथ अवकल हुआ, और यथातथ अवकल होने के कारण इसका चक्रीय समाकलन 0 के बराबर हुआ। और ये जो है इसको मैं E2 माइनस E1 भी लिख सकता हूँ। तो ये था अपना कि क्या यथातथ अवकल होते हैं, क्या अयथातथ अवकल होते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जो अवस्था फलन होते हैं उनका यथातथ अवकल किया जा सकता है, और यथातथ अवकल का चक्रीय समाकलन सदैव शून्य होता है। और जो उष्मागतिक चर, उष्मागतिक फलन, जो उष्मागतिक गुण अवस्था फलन नहीं होते उनका यथातथ अवकल नहीं होता, वो अयथातथ अवकल होते हैं, और उनका चक्रीय समाकलन शून्य के बराबर नहीं होता।